आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अगर सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन से सवाल गलत हुआ तो समझो सीडीपी हाथ से आपके निकल जाएगी। सीटेट में हर साल इंक्लूसिव एजुकेशन से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 90% बच्चे हैं वो यह गलती कर देते हैं। सीटेट में लाइन बाय लाइन यही पूछता है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक आप देखना, वरना दोस्तों ये 5 नंबर आपको डुबो भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस इंक्लूसिव एजुकेशन के हमने अभी तक पार्ट 4 अपलोड कर दिए हैं और टोटल पार्ट 4 में हमने 120 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब इस वीडियो में हम आज 120 से लेके 160 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हमने 120 प्रश्न को पढ़ लिया है, 120 तक हो गए थे और इसमें हम 121वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। समावेशी कक्षा में लचीलापन सबसे अधिक किसमें आवश्यक है? तो सबसे अधिक किसमें आवश्यक है? अनुशासन नियमों में, समय सारणी में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या परीक्षा तिथि में। अनुशासन नियमों में कोई मतलब नहीं बनता, समय सारणी भी सही नहीं है, परीक्षा तिथि भी सही नहीं है। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन के हिसाब से? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक लेके जाएंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। यदि कोई शिक्षक बच्चे की प्रगति को उसकी पिछली स्थिति से तुलना करता है, ना कि अन्य बच्चों से, तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अपनी डायरी में नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानक संदर्भित, तो यह मानक संदर्भित नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, प्रतियोगी नहीं होगा, क्या होगा ये? विकासात्मक, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्यों बहुआयामी कही जाती है? क्योंकि वह केवल विषय पढ़ाता है, तो जी नहीं, वह केवल विषय नहीं पढ़ाता है। फिर देखो बी ऑप्शन को समझो, क्योंकि वह शिक्षक, मार्गदर्शक और सहयोगी तीनों होता है। देखो, क्योंकि वह शिक्षक, मार्गदर्शक और सहयोगी होता है, तो बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं विकल्प। क्योंकि यह केवल अनुशासन, तो केवल अनुशासन की बात नहीं की गई है। क्योंकि वह केवल मूल्यांकन, तो यह भी आपका नेगेटिव है। देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी केवल आएगा तो केवल आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे देखो लास्ट में क्वेश्चन में प्रश्न में पढ़िए, गलत दिया है तो आपको गलत ही देना है जवाब, क्योंकि नेगेटिव आंसर, क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होगा। सभी बच्चे सीख सकते हैं, तो ये तो आपका क्या है? पॉजिटिव है। सभी बच्चे एक समान गति से सीखते हैं, जी नहीं, सभी बच्चे जो हैं वो एक समान गति से नहीं सीखते हैं। शिक्षक को लचीलापन अपनाना चाहिए, बिल्कुल सही है, शिक्षक को लचीलापन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है विविधता को स्वीकार किया जाना चाहिए, तो ये भी आंसर आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मूल संदेश क्या है? मूल संदेश क्या है? शिक्षा केवल परीक्षा के लिए है, जी नहीं, शिक्षा केवल परीक्षा के लिए नहीं है। कुछ बच्चे सीमित क्षमता वाले होते हैं, तो ये क्या सही ऑप्शन है? देखो कुछ बच्चों, इसने कह दिया कुछ बच्चे, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव है। हर बच्चा विशिष्ट है और सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है। हर बच्चा अपने आप में क्या विशिष्ट है और सीख सकता है। विशेष शिक्षा ही समाधान है, ऐसा नहीं है। तो सही जवाब आपको मिल गया, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 नंबर। देखो, एक शिक्षक मानता है कि कुछ बच्चे अपनी जन्मजात सीमाओं के कारण कभी मुख्यधारा में नहीं आ सकते। यह दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा के किस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है? दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, धैर्य के साथ इसका जवाब दीजिएगा और अंत में देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति। बी ऑप्शन है समान अवसर और उच्च अपेक्षा। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम लचीलापन।
डी ऑप्शन है बहुसंवेदी शिक्षण। दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से आपको चुनना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। एक शिक्षक मानता है कि कुछ बच्चे अपनी जन्मजात सीमाओं के कारण कभी मुख्य धारा में नहीं आ सकते। यह दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा के किस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो ये दोस्तों करता है समान अवसर और उच्च अपेक्षा, यानी समान अवसर और उच्च अपेक्षा। यानी कारण क्या है? कारण समझो पहले। देखो, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे सीखने की अपेक्षा की जाती है, यानी समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों से सीखने की क्या की जाती है? अपेक्षा की जाती है। इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में शिक्षक केवल औसत बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण करता है तो सबसे अधिक नुकसान किसे होगा? अगर मान लो कोई शिक्षक है वो अपनी क्लास में केवल औसत बच्चों को देखकर शिक्षण कर रहा है तो सबसे ज़्यादा इसे जो नुकसान है वो किसे होगा? इस क्वेश्चन का यह आंसर क्या आंसर होगा? प्रतिभाशाली बच्चों को, या फिर औसत बच्चों को, या विशेष आवश्यकता वाले और धीमे बच्चों के लिए, या शिक्षक को? तो शिक्षक के से तो कोई मतलब नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विशेष आवश्यकता और धीमे सीखने वाले बच्चों को प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो दोस्तों अच्छा लगेगा, मोटिवेट हम भी होंगे आपके साथ साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करने का मतलब ये होता है कि भाई हर गरीब स्टूडेंट आराम से फ्री एजुकेशन चल रही है, शिक्षा ले सके और पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। समावेशी शिक्षा में समानता, देखो यहाँ पे है समानता और यहाँ पे है न्याय। समानता और न्याय के अंतर को सही रूप में कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है? तो कौन सा विकल्प स्पष्ट करता है ये आपको देखना है। समानता सभी को समान अवसर देती है, न्याय सभी को समान परिणाम। बी ऑप्शन है समानता सभी को समान सुविधा है, न्याय आवश्यकता अनुसार सुविधा। सी ऑप्शन है इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसे तो आप हटा दो, दोनों का अर्थ एक नहीं है। न्याय केवल विशेष बच्चों के लिए है, इसे भी हटा दो। ए और बी में आप देखो क्या सही होगा। देखो, जो समानता है वो सभी को समान सुविधा है, और जो न्याय है, न्याय आवश्यकता अनुसार सुविधा है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करिएगा कि आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके अनुसार दूसरा ऑप्शन होगा सही, तो आप कमेंट करिएगा। किसी बच्चे को बार बार असफल अनुभव कराना समावेशी शिक्षा के किस पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन है देखिए शैक्षणिक उपलब्धि, बी ऑप्शन है आत्मसम्मान और प्रेरणा, और सी ऑप्शन है यहाँ पे पाठ्यक्रम की गति, और डी ऑप्शन है यहाँ पे शिक्षक का कार्यभार। तो भाई देखो, किसी बच्चे को अगर बार बार असफल अनुभव कराना समावेशी शिक्षा के किस पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो ये उसके बच्चे के आत्मसम्मान और प्रेरणा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है देखिए, एक शिक्षक CWSN बच्चे के लिए, देखो यहाँ पे CWSN का मतलब ये है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। ठीक है, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना। परंतु सीखने का उद्देश्य भी कम कर देता है, यानी एक शिक्षक CWSN बच्चे के लिए पाठ्यक्रम सरल कर देता है परंतु सीखने का उद्देश्य भी कम कर देता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो दोस्तों यह किस प्रकार की त्रुटि है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या ये समायोजन है, या फिर उचित संशोधन है, या फिर अनावश्यक अपेक्षा है, या फिर दोस्तों ये है देखिए निम्न अपेक्षा का दोष। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? ये जो दोस्तों यहाँ पे है निम्न अपेक्षा का दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। समावेशी शिक्षा में सकारात्मक शिक्षक दृष्टिकोण को सबसे अधिक किसे जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन सामने हैं। संसाधनों की उपलब्धता है, विद्यालय भवन है, और सी ऑप्शन है आपका बच्चों की सीखने की संभावना पर विश्वास, और डी ऑप्शन है क्या? परीक्षा परिणाम।
तो समावेशी शिक्षा में सकारात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण को सबसे अधिक प्रभावी किससे जोड़ा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका बच्चों की सीखने की संभावना पर विश्वास, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में अपने सभी भाई बहनों को। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोई शिक्षक कहता है पहले सामान्य बच्चों को पढ़ाऊंगा बाद में विशेष बच्चों को, तो यह किस प्रकार की अवधारणा के विपरीत है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सभी को पता होगा, ये किसके विपरीत है? तो ये समावेशी शिक्षा के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 133 नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है समावेशी कक्षा में सीखने की कठिनाई को बच्चे की कमी मानना किस प्रकार की बाधा है? तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने देखिए। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक बाधा, बी ऑप्शन है संरचनात्मक बाधा, और सी ऑप्शन है दृष्टिकोण संबंधी बाधा, और डी ऑप्शन है तकनीकी बाधा। यानी समावेशी कक्षा में सीखने की कठिनाई को बच्चे की कमी मानना किस प्रकार की बाधा है? तो ये दोस्तों शैक्षिक बाधा नहीं है, संरचनात्मक बाधा नहीं है, और तकनीकी बाधा नहीं है। ये दोस्तों जो है वो है दृष्टिकोण संबंधी बाधा, यानी 133 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन के समय केवल लिखित परीक्षा को ही मानक बनाता है तो वह किस समूह के बच्चों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है? चलिए पहला ऑप्शन है वो है तेज सीखने वाले को, तेज सीखने वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मौखिक रूप से अच्छे बच्चे, सी ऑप्शन है लेखन कठिनाई वाले बच्चे। अब यहाँ पे देखो, यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन के समय केवल लिखित परीक्षा को ही मानक बनाता है तो यह किस प्रकार के समूह के बच्चे को? तो देखो सभी बच्चों को समान, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन के समय केवल लिखित परीक्षा को ही मानक बनाता है तो वह किस समूह के बच्चों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा? यह है लेखन कठिनाई वाले बच्चे को, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में विविधता को संसाधन क्यों माना जाता है? विविधता को संसाधन क्यों माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि इससे पाठ्यक्रम कठिन होता है? जी नहीं, इससे पाठ्यक्रम कठिन नहीं होगा। क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अलग अलग अनुभव सीख को समृद्ध करते हैं? बिल्कुल सही जवाब है और पॉजिटिव आंसर है। क्योंकि इससे शिक्षक का कार्य बढ़ता है? बिल्कुल नहीं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देख लीजिए, अगला देखिए, एक सूचना है महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। अगर आप लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा जाए, सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल की ओर से अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। सीटेट सीडीपी जो नोट्स हैं वो आपको 199 में मिल रहे हैं। ठीक है, ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है। इसके साथ साथ में दोस्तों पेपर वन के साथ सीटीपी के साथ साथ में पेपर वन के जो ये सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ पेडागोजी है और संस्कृत है, इनके पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ये आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, पेपर 2 के लिए दोस्तों एसएसटी, साइंस, संस्कृत और मैथ पेडागोजी, इसकी आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगी। ये भी आपकी मदद कर दी जाएगी। लेकिन है सीडीपी, सीटेट सीडीपी नोट्स के साथ में है ये सेवा। ठीक है, तो इस सेवा का आप लाभ उठाइएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 136 नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यदि किसी विद्यालय में यदि केवल भौतिक सुविधाएं जैसे रैंप उपकरण हो तो शिक्षक दृष्टिकोण नकारात्मक हो तो समावेशन क्या होगा? पूरी तरह सफल होगा, या फिर आंशिक रूप से सफल होगा, या फिर असफल होगा, या फिर प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन का मतलब समझो। किसी विद्यालय में यदि केवल भौतिक सुविधाएं यानी रैंप उपकरण जैसे हों तो शिक्षक दृष्टिकोण नकारात्मक हो पर शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हो तो समावेशन क्या होगा? समावेशन जाहिर सी बात है क्या है? असफल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 137। समावेशी शिक्षा में बाल केंद्रितता का सबसे गहरा अर्थ क्या है?
अगर आपने इस शब्द को समझ लिया तो जो पेडागोजी है, इसी को आधार मान के आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है तो 101% आपको सफलता मिलेगी। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चे को मनमानी की छूट। तो बच्चे को मनमानी की छूट तो नहीं देना है। नेक्स्ट है बच्चे की रुचि। बच्चे की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही, मतलब पॉजिटिव ये आंसर है कि बच्चे की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार शिक्षण। सी ऑप्शन है बच्चे से कम अपेक्षा रखना। तो ये भी आपका गलत है। बच्चे को शिक्षक पर निर्भर बनाना, ये भी गलत है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अपने यहाँ इस समय जो सिलेबस चल रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन चल रही है, ठीक है, जिसके कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही इसके 300 प्लस ऑब्जेक्ट हम आपको करा देंगे, तुरंत इसकी PDF जो है वो अपने ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। उस बात की आप चिंता ना करें, अभी आप पढ़ते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई शिक्षक समूह में कार्य CWSN बच्चे को केवल दर्शक की भूमिका देता है तो यह किस बात को दर्शाता है। ये क्या सहयोगात्मक अधिगम है, या फिर कह सकते हैं आप आंशिक समावेशन है, या प्रतीकात्मक समावेशन है, या फिर प्रभावी समावेशन है। तो ये क्या है, दोस्तों प्रतीकात्मक समावेशन है। क्या है, प्रतीकात्मक समावेशन। समावेशी शिक्षा में प्रतीकात्मक समावेशन सबसे अधिक किस रूप में दिखाई देती है। तो 4 ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे को अलग कक्षा में अलग पढ़ाना। क्या बच्चे को कक्षा में आप अलग पढ़ाएंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। बच्चे को कक्षा में बैठाना पर सक्रिय भागीदारी ना देना। अगला देखिए, बच्चे के लिए IEP बनाना। बच्चे के लिए IEP बनाना, या फिर बच्चे को सहपाठी सहायता देना। यानी समावेशी शिक्षा में आपका टोकन इंक्लूजन, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन चेक करने थे। सबसे अधिक किस रूप में दिखाई देता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, देखो, बच्चे को कक्षा में बैठाना पर सक्रिय भागीदारी ना देना, ये सही जवाब होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शिक्षक बच्चों की प्रगति को केवल पाठ्यक्रम की समाप्ति से मापता है तो वह किस पहलू की उपेक्षा करता है। यानी समय प्रबंधन, तो समय प्रबंधन नहीं होगा, परीक्षा की तैयारी नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, ये क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया। यानी यदि शिक्षक बच्चों की प्रगति को केवल पाठ्यक्रम की समाप्ति को मापता है तो यह किस पहलू की उपेक्षा कर रहा है, तो ये सीखने की प्रक्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अब आपको कमेंट ये करना है कि अगला जो सब्जेक्ट है वो आपको कौन सा तैयार कराया जाए, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट करिए अगला सब्जेक्ट है वो कौन सा आपको तैयार कराया जाए। CDP लगभग में 5 जनवरी तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सबसे स्थायी परिवर्तन किससे आता है, कानून से, संसाधनों से, शिक्षक की सोच और विश्वास से, पाठ्य पुस्तक से। तो इसका तो सही जवाब आपको मिल गया होगा, यानी शिक्षक की सोच और विश्वास से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में डर का वातावरण सबसे पहले किसे प्रभावित करता है, केवल कमजोर बच्चों को, केवल CWSN बच्चों को, सभी बच्चों को, विशिष्ट CWSN को, केवल शिक्षक को। सही जवाब आपको देना है और उम्मीद करता हूँ इसका सही जवाब आपने चुन लिया होगा। सभी बच्चों को, विशेषकर विशेष आवश्यकता वालों को। अगला क्वेश्चन देखो, 143 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में उच्च अपेक्षा प्लस उच्च सहयोग का सही परिणाम क्या है। तो इसका सही परिणाम क्या है, ए ऑप्शन है। देखिए बच्चों पर दबाव, तो बच्चों पर दबाव नहीं है। सीखने में विफलता, तो ये भी आपका गलत है। बेहतर उपलब्धि और आत्मविश्वास, ये बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है। अनुशासनहीनता भी गलत होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक बार बार यह कहता है यह बच्चा इससे बेहतर नहीं कर सकता तो यह किस प्रकार का पूर्वाग्रह है। क्या ये सकारात्मक पूर्वाग्रह है
या फिर आप कह सकते हो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है, या फिर निम्न पूर्व अपेक्षा पूर्वाग्रह है, या लिंग पूर्वाग्रह है। यानी यदि कोई शिक्षक बार बार यह कहता है कि यह बच्चा इससे बेहतर नहीं सीख सकता, तो ये किस प्रकार का पूर्वाग्रह है? ये दोस्तों निम्न अपेक्षा पूर्वाग्रह है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समावेशी शिक्षा का सबसे गहरा संदेश क्या है? यानी समावेशी शिक्षा का जो सबसे गहरा संबंध है वो क्या है? सभी बच्चों को समान शिक्षा, क्या सभी बच्चों को आप समान शिक्षा देंगे? अगर बच्चे विविध पृष्ठभूमि से आ रहे हैं तो उन पे को समान शिक्षा नहीं देंगे। सभी बच्चों को समान परिणाम अपेक्षित करना, तो ये भी आपका गलत होगा। विशेष बच्चों को अलग सुविधा देना, ये भी आपका गलत है। यानी प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास रखना, प्रत्येक बच्चे की क्या है, क्षमता में विश्वास करना, ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यानी जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रश्नों का लेवल जो है थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में शिक्षक ने देखा कि विशेष आवश्यकता वाला जो बच्चा है वो गतिविधियों में भाग तो लेता है, लेकिन उसे हमेशा आसान कार्य ही दिए जाते हैं और उसे कभी भी जटिल सोच की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह स्थिति समावेशी शिक्षा के किस सूक्ष्म लेकिन गंभीर दोष को दर्शाती है? तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या ये उचित समायोजन है, या फिर सकारात्मक विभेदन है, या फिर निम्न अपेक्षा आधारित समावेशन है, या फिर ये बाल केंद्रित जो है वो आपका बाल केंद्रित शिक्षण है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। यह जो है वो निम्न अपेक्षा आधारित समावेशन है, क्योंकि आसान कार्य देना बच्चे की क्षमता को सीमित कर देता है, ठीक है, जो समावेशन के विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 147 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई एक शिक्षक कहता है कि मैं सभी बच्चों को समान व्यवहार करता हूँ। एक शिक्षक ये कहता है कि मैं सभी बच्चों को समान व्यवहार करता हूँ, इसलिए मैं किसी के लिए अलग रणनीति नहीं अपनाता। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से यह कथन क्यों समस्याजनक है? तो इसका सीधा सीधा आपको जवाब देना है। चलिए, क्योंकि इससे शिक्षक पर कार्यभार बढ़ता है, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, क्योंकि समान व्यवहार हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। क्या समान व्यवहार जो है वो हमेशा निष्पक्ष नहीं होता? सी ऑप्शन है, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली बच्चे पीछे रह जाते हैं, और डी ऑप्शन है, क्योंकि इससे अनुशासन बिगड़ता है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो सही जवाब है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि समान व्यवहार हमेशा क्या होता है, वो निष्पक्ष नहीं होता। ठीक है, समानता जो समान व्यवहार है आपका, ये हमेशा दोस्तों क्या है, निष्पक्ष नहीं होता। आवश्यकता अनुसार रणनीति जो है वो आपकी जरूरी है, तो आवश्यकता के अनुसार ही आपको कार्य करना है, उसी के अनुसार चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, एक विद्यालय में रैंप, ब्रेल चार्ट, ICT उपकरण उपलब्ध है, लेकिन शिक्षक बच्चों को निर्णय लेने, प्रश्न पूछने और विचार अभिव्यक्त करने के अवसर नहीं देते। इस स्थिति में समावेशन किस स्तर पर असफल माना जाता है? क्या ये संरचनात्मक स्तर है? जी नहीं। प्रशासनिक स्तर है? बिल्कुल गलत है। कानूनी स्तर है? बिल्कुल गलत है। ये क्या है? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक स्तर है। यानी जो भौतिक सुविधा पर्याप्त नहीं, भावात्मक शैक्षिक वातावरण क्या है, जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्या है, 149 नंबर। आप कमेंट करना, अगर आपको लगे कि ये आंसर नहीं हो सकता है तो हम उसका कमेंट में आपको रिप्लाई दे देंगे। यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन में यह देखता है कि बच्चे ने कितना सुधार किया और ना कि वह दूसरों से कहाँ खड़ा है, तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? क्या ये मानक संदर्भित मूल्यांकन है, या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन है, या विकास आधारित मूल्यांकन है, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन है? देखो, ये शब्द जहाँ पे आए उसे तुरंत काट देना है, मानक वाला भी काटना है, तुलना भी काटना है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, विकास आधारित क्या है, ये मूल्यांकन है।
ठीक है, अब अपने लोग 150 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए। दोस्तों आप लोग वीडियो को अवश्य शेयर कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। किसी गरीब का भला हो जाए तो इससे क्या बेहतर, क्या बुरा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करा करो। एक शिक्षक समूह कार्य करता है, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो केवल पोस्टर पकड़ने या सामग्री लाने तक सीमित रखता है। यह किस प्रकार का समावेशन है? आप बताइए, यह किस प्रकार का जो है वो समावेशन है? क्या प्रभावी समावेशन है? नहीं। पूर्ण समावेशन है? बिल्कुल नहीं। सहयोगात्मक अधिगम है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये प्रतीकात्मक समावेशन है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भागीदारी दिखती है पर वास्तविक सीख नहीं होती। यहाँ पे भागीदारी तो दिख रही है लेकिन वास्तविक सीख नहीं दिख रही है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखो, 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में उच्च अपेक्षा प्लस उचित सहयोग न देने का सबसे दूरगामी नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? पाठ्यक्रम अधूरा रह जाता है। बी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे बच्चे की दीर्घकालिक आत्म छवि जो है वो कमज़ोर हो जाती है। सी ऑप्शन है परीक्षा परिणाम घट जाते हैं। और डी ऑप्शन है शिक्षक पर दबाव बढ़ता है। तो सही ऑप्शन क्या है? देखो, यानी समावेशी जो शिक्षा है इसमें उच्च अपेक्षा उचित सहयोग ना देने पर दूरगामी नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखो, बच्चे की जो दीर्घकालिक आत्म छवि है वो क्या है? कमज़ोर होगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लगातार अगर कम अपेक्षा बच्चे को स्वयं को अक्षम बनाने पर क्या कर देती है? वो मजबूर कर देती है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि कोई शिक्षक यह मान ले कि सीखने की कठिनाई का समाधान केवल विशेष शिक्षक ही कर सकते हैं तो यह किस मूल अवधारणा को कमज़ोर करता है? तो जाहिर सी बात है, ये किसको कमज़ोर करेगा दोस्तों? आपने अभी पढ़ रहे हो समावेशी शिक्षा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? समावेशी शिक्षा का दर्शन। यानी समावेशी शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सभी शिक्षकों की है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी कक्षा में डर मुक्त वातावरण क्यों अनिवार्य है? आपको डर मुक्त वातावरण ही बच्चों को देना है। क्वेश्चन कह रहा है ताकि अनुशासन समाप्त हो जाए। क्या इससे अनुशासन समाप्त होगा? क्योंकि डर से केवल कमज़ोर बच्चे प्रभावित होते हैं। ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीखना भावात्मक सुरक्षा पर आधारित है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने ऑप्शन। ये थर्ड फोर्थ वाला नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जो सीखना है वो भावात्मक सुरक्षा पर ही आधारित है। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। देखो, भय सीखने की प्रक्रिया को क्या कर देता है? वो अवरुद्ध कर देता है। ये बात आपको समझनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? 154 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षक बार बार कहता है कि यह बच्चा प्रयास नहीं करता, यदि कोई शिक्षक बार बार यह कहे कि यह बच्चा प्रयास नहीं करता जबकि वास्तविक कारण अधिगम कठिनाई है, तो यह किस प्रकार की गलती है? तो यह किस प्रकार की गलती है? यह क्या व्यवहारात्मक त्रुटि है? तो यह व्यवहारात्मक त्रुटि नहीं है। पाठ्यक्रम त्रुटि है? पाठ्यक्रम त्रुटि नहीं है। प्रशासनिक त्रुटि है? प्रशासनिक त्रुटि भी नहीं है। ये क्या है? ये गलत लेबलिंग है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि समस्या को गलत रूप में देखना समाधान को असंभव बना देता है। दोस्तों बी ऑप्शन इसलिए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 155 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा में सहभागिता का वास्तविक अर्थ क्या है? यानी जो समावेशी शिक्षा है इसमें सहभागिता का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, सही जवाब आप दीजिएगा। कक्षा में उपस्थिति है, या फिर गतिविधि में नाम दर्ज होना है, या फिर निर्णय, संवाद और सीखने में सक्रिय भागीदारी, या फिर शिक्षक के निर्देशों का पालन करना। अब सहभागिता का जो वास्तविक अर्थ होता है वो निर्णय, संवाद और सीखने में सक्रिय भागीदारी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में, सभी दोस्तों में, सभी भाई बहनों को शेयर भी कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई शिक्षक IEP बनाता है लेकिन कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग नहीं करता, तो IEP क्या है? क्या वो प्रभावी माना जाएगा? प्रभावी नहीं माना जाएगा।
केवल औपचारिक, केवल आ गया तो नेगेटिव है, बच्चे को आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। समावेशन को क्या है, बढ़ावा देगा। क्या है दोस्तों, समावेशन को क्या है यहाँ पे, समावेशन को बढ़ावा देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक मिनट रुकिए, गलत ऑप्शन पे टिक हो रहा है। यदि कोई शिक्षक IEP बनाता है लेकिन कक्षा शिक्षण में उसका उपयोग नहीं करता, ठीक है, तो IEP क्या है, केवल औपचारिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी वाला जो है वो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 157। समावेशी शिक्षा में सबसे सूक्ष्म लेकिन खतरनाक बाधा कौन सी मानी जाती है? क्या वो संसाधनों की कमी है, या फिर समय की कमी है, या नकारात्मक या सीमित शिक्षक विश्वास है, या फिर कक्षा का आकार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, नकारात्मक या सीमित शिक्षक विश्वास। ये सी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 158। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई विद्यालय कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं बच्चों को स्वीकार करते हैं, हम जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकार करते हैं लेकिन उनसे कम अपेक्षा रखते हैं, तो यह किस विरोधाभास को दर्शाता है? क्या ये शैक्षिक विरोधाभास है? ये शैक्षिक विरोधाभास नहीं है। समावेशन बहिष्कार द्वंद्व है, या प्रशासनिक त्रुटि है, या पाठ्यक्रम त्रुटि है? पाठ्यक्रम त्रुटि नहीं है, प्रशासनिक त्रुटि नहीं है, ये क्या है, समावेशन बहिष्कार द्वंद्व है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 159। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक गहराई को दर्शाता है? सभी बच्चों को समान सामग्री देना, देखो फिर से सभी बच्चों को समान सामग्री की बात यहाँ पे हो रही है, जबकि गलत है। सभी बच्चों को समान समय देना, ये भी आपका क्या है, गलत है। यानी प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर देना, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सबसे बेहतरीन जवाब है। केवल, तो ये भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 160 नंबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का सबसे उच्च स्तर कब प्राप्त होता है? जब सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जब सभी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध हों, या फिर जब सभी बच्चे एक सा प्रदर्शन करें, या फिर जब विविधता को सीखने की शक्ति माना जाए, या जब परीक्षा परिणाम अच्छे हों। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आपका जब विविधता को सीखने की क्या है, शक्ति मानी जाए, ठीक है। यही समावेशी शिक्षा का क्या है, शिखर है, ठीक, विविधता, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जो अगला पार्ट होगा, अगला पार्ट की जो क्लास होगी वो 9 बजे होगी। कितने बजे? 9 बजे। 9 बजे वाली क्लास में हम 160 से लेके हम 200 तक प्रश्न को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसकी PDF आपको जब 300 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके रखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।